जय हिंद साथियों, मैं दिल्ली से अलकलामा आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी बात को बहुत छोटे में रखने की कोशिश करूंगी और एक वीडियो से शुरुआत कर रही हूँ, जो वीडियो जिसमें देश के आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जब यूपीए की सरकार थी, जब किसी पैकेज की घोषणा की जाती थी, तब उनका एक भाषण है। वो भाषण आज बिल्कुल सही बैठता है, उसे सुनिएगा। आप इसे गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं। बहुत पुराने वीडियो, आजकल डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो लोग पुराने वीडियो लाकर इशारा करते हैं उल्लू नो उल्लू बनाएगा। तो इसी तरह ये भी एक वीडियो है जो हमें ये बताता है कि प्रधानमंत्री जी चाहकर भी हमें उल्लू नहीं बना सकते हैं। उन्होंने जो कहा था वो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इसको एक बार देखिए, फिर मैं अपनी बात को रखूँगी आपको के बीच में। घोषित करने की फैशन हो गई। भाई आपको कुछ मिलता है कि इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ? आपको मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना, और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ गया। संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई। भाई आपको सुना आपने? ये प्रधानमंत्री जी का कहना है कि पैकेज घोषणा करने का एक फैशन सा हो चुका है। उस फैशन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है वो अपना रहे हैं, उस फैशन को। और ये भी कहा था कि ये पैकेज सिर्फ खोखला होता है और ऐसे लोग जो करते हैं जिसमें जनता को कुछ नहीं मिलता, उन्हें पैक कर कर भेज देना चाहिए। आज देश की वित्त मंत्री ने तीसरा बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, किश्तों में आ रहा है वो पैकेज, एक साथ नहीं आ रहा 20 लाख करोड़। आधा पैसा तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 20 लाख करोड़ का था, एक किश्त तो उसके पहले ही दे चुके हैं हम लोग। दूसरी किश्त कल वित्त मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बताई और तीसरी किश्त आज बताई है। मैं आपको बता रही हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो आत्मनिर्भर भारत बनने की बात कर रहा है, जो स्वदेशी लोकल चीजों के लिए वोकल होकर उसे करने की बात कर रहा है, आज उसी भारत की मोदी सरकार ने 2.5 लाख टन उड़द की दाल आयात करने का फैसला किया है। 31 मई तक, 31 कृषि प्रधान देश है, राइट? लोकल की बात हो रही है, स्वदेशी की बात हो रही है, लेकिन फैसला आया कि 31 मई तक, इस 31 मई तक उड़द की दाल जो है वो आयात की जाएगी और उसकी जो मात्रा है वो 2.5 लाख टन, माफी चाहूंगी, 2.5 लाख टन उड़द की दाल आप ले रहे हैं। वाह, क्या स्वदेशी, लोकल और वोकल होना है इसमें। अब मैं आती हूँ निर्मला सीतारमण जी के। अब आप ध्यान से सुनिएगा। आप मधुमक्खी पालते हैं? अगर पालते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। 20 लाख करोड़ में आपके लिए, जो मधुमक्खी पालते हैं देश भर में, अगर आप पालते हैं तो 20 लाख करोड़ में से आपको 500 करोड़ मिलता है। आपके बैंक में पैसा नहीं आएगा, ये इस गलती में मत रहिएगा। मैं कर्ज देने की बात कर रही हूं। अगर आप मधुमक्खी पालते हैं तो हम आपके लिए 500 करोड़ उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से अलग रख रहे हैं, और आप जब चाहें आप इस 500 करोड़ में से कर्ज ले सकते हैं और अपना मधुमक्खियां पालने का व्यापार आगे जारी रख सकते हैं। दूसरा, अगर आप मच्छी पालन करते हैं, अगर आप किसी तरह की भी मच्छी पालकर उसको आप बेचते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं पूरे देश में, तो इसके लिए 2 लाख करोड़ में से, सॉरी माफी चाहूंगी, 20 लाख करोड़ में से 20,000 करोड़ रखा जा रहा है। तो सरकार ने क्या किया फिर? अब 20 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ में से 20 लाख करोड़ अलग रख दिया है कि जो मछलियों का पालन करते हैं, व्यापार करते हैं, वो भी जब चाहें तो ये कर्ज ले सकते हैं। कर्ज राहत नहीं है, कोई आप लोगों का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा, कोई आप लोगों को राहत के लिए कोई पैसा नहीं दिया जा रहा कि ये अमाउंट आपको दे रहे हैं और आप बिजनेस को अपने आगे चलाइए, आपका कर्ज माफ हम कर देते। नहीं, ये आपको और कर्ज देने की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। मधुमक्खी पालेंगे तो 500 करोड़ तक का कर्ज आप लोगों को देश भर में दे सकते हैं। मछली पालेंगे तो 20,000 करोड़ तक का। पशुपालन, अगर आप पशु पालते हैं तो आपको 15,000 करोड़ तक का कर्ज, सरकार ने उस 20 लाख करोड़ में 15,000 करोड़ पशुपालन जो करते हैं उनके लिए रख दिया कि आप जाइए और कर्ज ले लीजिए और अपने काम को आगे चलाइए। उसके बाद कृषि का ढांचा,
स्टोरेज नहीं है, सप्लाई चेन में कहीं कुछ दिक्कत है, उस ढांचे को बनाने के लिए कृषि के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपया अलग रख दिया गया है। उससे वो ढांचा खड़ा किया जाएगा। कब किया जाएगा? ये तो आपदा का समय है ना, आपत में, इमरजेंसी में तुरंत मदद मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हमने 1 लाख करोड़ उस 20 लाख करोड़ में से रख दिया है कि हम ढांचा बनाएंगे। कब बनाएंगे? कब किसान उस स्टोरेज का, उस ढांचे का इस्तेमाल करेगा और कब लाभ लेगा, इसके बारे में अभी मत पूछिए। उसके बाद आ जाता है हर्बल ऑर्गेनिक। आप अगर आप जन औषधि हर्बल कुछ भी उसकी खेती करते हैं तो उसके लिए भी सरकार ने 4,000 करोड़ रुपया अलग रख दिया कि आप जाइए सरकार को कहिए कि मैं हर्बल की खेती, जन औषधियों की खेती करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे कर्ज चाहिए, तो 4,000 करोड़ रुपया आपके लिए अलग रख दिया गया है। उसके बाद डेयरी ढांचा, 15,000 करोड़ रुपया जो है वो डेयरी फार्मर्स के लिए, 15,000 करोड़ आप भी जाइए और कर्ज ले लीजिए और अपने काम को आप आगे बढ़ाइए। आप सुनते रहिएगा, ये राहत पैकेज नहीं है, ये कर्ज देने के लिए कि 20 लाख करोड़ तक का हम कर्ज दे सकते हैं। और आज पता लगा है कि भारत सरकार ये पैसा कहां से लाएगी और हमें देगी। और अभी पता लगा है वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन कर्ज के तौर पर भारत को दिया है। वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन भारत को कर्ज दिया, यानी कि ये देश कर्ज में डूब रहा है। तुरंत राहत मजदूर, गरीब, किसान, कामगार को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। सिर्फ ये ढांचे के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया जा रहा है। इससे कितना फायदा होगा ये किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन ये देश कर्ज में डूब रहा है। इस देश में करोड़ों लाखों की घोषणाएं हो रही हैं। आपदा में भी तुरंत जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल रही, सिर्फ घोषणाएं हो रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा खड़ा करेंगे और उसका लाभ जो है आने वाले 5 सालों में, 5 दिन 5 महीने की बात नहीं कर रहे हैं। आपदा है, तुरंत मदद मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, भविष्य की बात हो रही है। ये आज निर्मला सीतारमण जी ने आज 1.5 घंटा, कल 1.5 घंटा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, एक शब्द हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद सुना, आज भी 1.5 घंटा, 3 घंटे टोटल सुना। और उसमें से 3 लाख करोड़ भी सीधा गरीब, मजदूर, किसान, कामगार के खाते में नहीं जा रहा है कि सीधा उसके ऊपर, उसके पास जो है वो पैसा आए। 1 लाख करोड़ नाबार्ड जो आपका गेहूं, अनाज खरीदती है और मार्केट में बेचती है, उसे भी बताते हैं कि 20,000 करोड़ रुपया दिया गया है ताकि वो फार्मर से अपना खरीदारी करके और उसे आगे बेच सके, तो इतना पैसा उन्हें भी दे दिया गया है। टीकाकरण में पशुओं को टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा, उसमें भी 13,000 करोड़ रुपया इसी में से खर्च किया जाएगा। ये कैसा राहत पैकेज? ऐसा लगता है कि अपने वार्षिक बजट का जो है वो ऐलान कर रहे हैं कि हमने इतना बजट है और यहां आने वाले 5 सालों में खर्च करेंगे। मदद तो वो होती है ना कि आज भूखा है कोई तो आज उसे रोटी मिलनी चाहिए। आज अगर उसका रोजगार, कमाई, धंधा बंद है तो आज उसके हाथ में कमाई होनी चाहिए ताकि वो तुरंत रोटी खरीद सके। उसके तर पे कपड़ा नहीं है तो वो कपड़ा खरीद सके, वो अपनी जरूरत की दवा और सामान खरीद सके। लेकिन उसके हाथ में पैसा अभी नहीं है। कब आएगा? योजनाएं बनाई जा रही है, उस योजनाओं पे करोड़ों रुपए की का घोषणाएं हो रही है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कब बनेगा किसी को नहीं मालूम है अभी तक। अगर बनना ही था तो अभी तक क्यों नहीं बन चुका 6 सालों के अंदर? जो अभी भी जो है बात की जा रही है, कानून बदलने की बात करिए। 1955 का जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था, कानून था, उसे बदलने की बात करिए। कानून बदलने से अगर कुछ होता है 1955 के, तो इतनी देर क्यों लगाई? पहले कानून बदल देने थे, परिभाषाएं बदल देनी थी। परिभाषाओं को बदला जा रहा है। कुटीर, लघु जो हमारे छोटे उद्योग है उनकी भाषाओं को बदला जा रहा है। तो मैं मोटा आपसे ये कहना चाहती हूं, राहुल गांधी जी का सुझाव लगता है देकर गलती कर दी उन्होंने, क्योंकि भाजपा के ही कुछ नेता कह रहे हैं राहुल गांधी जी का सुझाव तो अच्छा था, पर दिक्कत यह है कि वो दिया राहुल गांधी जी ने था, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कतई मंजूर नहीं हो सकता है। अगर वो सुझाव
राहुल गांधी जी कांग्रेस की तरफ से ना आया होता तो शायद देश के प्रधानमंत्री उस सुझाव को लागू कर देते। वो सुझाव क्या था? वो सुझाव मात्र ये था कि लगभग 14 करोड़ के करीब गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं, जो भुखमरी के शिकार होने की कगार पर हैं, उनके जनधन खातों में देश के प्रधानमंत्री जी से सुझाव दिया था कि अगर आप 7,500 रुपया एक महीने के लिए डाल दें तो वो भुखमरी से नहीं मरेंगे। उनके लिए रोजगार को पटरियों पर लाना, छोटे बड़े उद्योग जो इकाइयां बंद पड़ी हैं उससे दोबारा चालू करना, उसमें जो समय लगेगा तब तक वो अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। लेकिन वो घोषणा नहीं कर रहे। कल भाजपा के प्रवक्ता को मैंने सुना टीवी पर, उसने ये कहा, अरे राहुल गांधी तो कह रहे थे कि हर गरीब के खाते में 7,500 डाल दो तो कुल बनेगा 65,000 करोड़। अरे देश के प्रधानमंत्री ने तो उससे कहीं आगे बढ़कर 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सिर्फ 14 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे मनरेगा में मजदूर के खातों में 7,500 प्रत्येक के खाते में डालने की बात की थी, सही बात की थी, और जिसका लगभग 65,000 करोड़ बनता था। लेकिन 20 लाख करोड़ क्या प्रधानमंत्री जी, 40 लाख करोड़ भी आप घोषित कर दें, दुख की बात है उस 20 और उस 40 या उस 80 लाख करोड़ में भी गरीबों के इस 65,000 करोड़ की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये दुख की बात है कि इस 20 लाख करोड़ में भी उस 65,000 आज घोषणा की है। कल हम लोगों ने आज तक में हमारे मंत्री स्मृति ईरानी को सुना, 80 लाख परिवार, व्यक्ति नहीं कहे गए, किसको गुमराह कर रहे हैं आंकड़ों के जाल में फंसाकर। 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दिया गया है। लोग कैलकुलेट करने लग गए, एक परिवार में अगर 4 लोग हों तो 320 करोड़, आबादी तो 100 करोड़ के करीब है, तो 320 करोड़ को अनाज कहां से दे दिया है। फिर उसके बाद कहा क्या कि देश में 9 करोड़, इस समय देश की मंत्री स्मृति ईरानी कहती है 9 करोड़ देश में गर्भवती महिलाएं हैं। उन महिलाओं तक भी उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ों का जो है वो खाना भोजन का या मदद जो है वो पहुंचा दी है। कब पहुंचाई किसी को खबर ही नहीं लगी। 9 करोड़, यानी कि इस साल इसी महीने में, क्योंकि वो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं, तो यानी कि आप मान लीजिए कि इस पूरे साल में 9 करोड़ बच्चे पैदा होने वाले हैं। अपने आप में ये रिकॉर्ड होगा कि इतने बच्चे एक साल में भारत में पैदा होने वाले, क्योंकि उन्होंने दिया है, ये बता रहे हैं कब दिया, कहां दिया, ये किसी को नहीं दिख रहा। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी, कोरोना वायरस के पीड़ित चाइना पूरा लड़ा तो 80,000 था, आज हम लोग 82,000 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित देश में हैं। मास्क बनाने की बात की जा रही है, मेक इन इंडिया के तहत लगातार मास्क बनाए जा रहे हैं। हमारी युवा कांग्रेस की टीमों ने भी जहां जहां जिसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मशीनें लगी हुई थी, उन्होंने भी खुद मास्क बना के मुफ्त में युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष और सब लोगों ने देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन मांग कितनी है? मांग बताते हैं प्रतिदिन मास्क का अगर हम लोगों को लगाने के लिए कह रहे हैं तो प्रतिदिन जो उसको बनना है वो कम से कम 14-15 लाख मैन्युफैक्चरिंग मास्क की होनी चाहिए, जो मात्र 1.5-2 लाख तक, ये मैं नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है प्रतिदिन 1.5-2 लाख, बस 130 करोड़ की आबादी में सबको उस मास्क की जरूरत है। टेस्टिंग की जरूरत हो ना, मास्क की तो जरूरत है, लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं उन्हें। मैं आप सभी से कहूंगी, आज का जो पैकेज हुआ घोषणा, हम लोगों को लगता था कि इसमें नंबर 1, क्या किसान का कर्ज, मजदूर का, कामगार का, गरीब का, कहीं किसी का कर्ज माफ होता है इस 20 लाख करोड़ में? नहीं, किसी का कोई 1 रुपए का कर्ज माफ नहीं हो रहा है। नंबर 2, क्या आपने जो पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल के दाम सबसे कम है और सबसे ज्यादा उस पे आप अपना टैक्स ले रहे हैं, क्या उसको आपने कम करके कुछ राहत देने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दी। क्या आपने इनके खातों में कुछ पैसा डाला है इस 20 लाख करोड़ में से? कहते हैं किसानों को 6,000 पहले देने का वायदा हुआ था और 2,000 अब देने का वायदा हुआ है साल में, महीने का नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। 1 टाइम 2,000 दिया है और 6,000 सालाना की बात हो रही है, महीने की बात नहीं है। गुजारा करके दिखाइए। तो मैं आप सबसे कह रही हूं, ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो पैकेज
कर्ज के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज लाया गया है कि 20 लाख करोड़ तक के कर्ज आप ले सकते हैं और उसमें से अधिकतर पैसा खुद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए खर्च करने वाले हैं। वो स्टोरेज बनाएंगे, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज जिसमें अनाज रखा जाएगा, वो मूलभूत ढांचा बनाएंगे, वो पता नहीं क्या क्या टीकाकरण में, पशुओं के टीके में पैसा खर्च करेंगे, वो सरकार खुद ही खर्च करेगी 20 लाख करोड़ में। इसमें से आपके पास कुछ नहीं आएगा। और अभी तो वित्त मंत्री जो पूर्व हमारे पी चिदम्बरम जी सब रहे हैं, उन्होंने खुद बताया है कि मनरेगा के जो हमारे कामगार हैं, मजदूर हैं, किसी के खातों में कोई ऐसी मदद नहीं जा रही है। मैं आज फिर हाथ जोड़कर कहूंगी, राजनीति से ऊपर उठ जाइए, भूल जाइए कि ये सुझाव जो है 7,500 हर एक के बैंक खातों में सीधा पैसा जमा करना और 1 महीना आप अपनी व्यवस्था को ठीक करने में लगाइएगा, ये 65,000 करोड़। उसके बाद आप अपनी व्यवस्था को ठीक करिएगा। आपने स्मॉल कुटीर उद्योगों में जिसको पैसा चाहिए था कि मैं कर्ज में हूं, मेरा काम धंधा बंद हो गया है, मुझे दोबारा शुरू करना है, कल छोटे मध्यम उद्योगों को पैसा देने की 3 लाख करोड़ की बात हुई, वो कहते जाओ और बैंक से कर्ज ले लो। वो ये सोच रहा है कि मैं जाऊंगा कर्ज लूंगा, पहले ही कर्ज में हूं और जाऊंगा और कर्ज लूंगा, लगाऊंगा, काम करने वाले मेरे पास है नहीं है। कर्ज कौन चुकाएगा? कर्ज तो उसी को चुकाना है, आज नहीं तो कल। इसलिए वो नहीं जा रहा है। जो जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसे गारंटी की जरूरत नहीं है, पर बैंक वाला बिना गारंटी के उसे पैसा देने को तैयार नहीं है। मैं नहीं कह रही हूं, पूरा देश सुन रहा होगा। आप रहते हैं गांव में, जो मछली पालन करता है, जो पशु पालन करता है, जो मधुमक्खी पालन करता है, करोड़ों रुपया आपके लिए बैंकों को कर्ज देने के लिए कह दिया गया, घोषणा की आज वित्त मंत्री ने। जाइए तो सही, जाइए एक बार एक्सपेरिमेंट करिए, लाइव करिए, हमसे शेयर करिए, क्योंकि मैं तो भारत की राजधानी दिल्ली के शहर में बैठी हूँ ना। मैं मछली पालन करती हूँ, ना पशु पालन करती हूँ, और ना मैं मधुमक्खी पालन करती हूँ। लेकिन जो लोग करते हैं, एक बार जाकर तो देखिए, जाकर देखिए कि क्या सच में गरीब को राहत मिल रही है या नहीं मिल रही। जो पैसे की 20 लाख करोड़ की घोषणा की है कि आप जाइए बिना गारंटी के उस कर्ज को लीजिए और अपना काम खड़ा कीजिए, आप कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी से हम कहना चाहते हैं, आप मदद करिए, आर्थिक सीधे मदद करिए। आपको 2 ही काम करने को बार बार, 70 साल की कांग्रेस जिसके पास अनुभव है, वो आपसे बार बार देश हित में, हमें मालूम है आपके कान पे जू नहीं रेंग रही है प्रधानमंत्री मोदी जी, हमें मालूम है आपको विपक्ष के सुझाव नहीं चाहिए, हमें मालूम है जब हम आपको सुझाव देते हैं, जब तक आपसे कुछ कहते हैं, आप उसका उल्टा ही मतलब निकालकर व्यक्तिगत गांधी परिवार पे हमले करने लग जाते हैं। पर हम फिर भी, कांग्रेस, हमारे नेता बाज नहीं आ रहे और लगातार देश हित में जो सुझाव, जो अनुभव कांग्रेस के पास है, वो लगातार देते चली जा रही है। लगातार, ये मैं नहीं कह रही, नीति आयोग की रिपोर्ट उठाइए, प्रधानमंत्री जी का भाषण उठाइए। खुद उन्होंने फर्स्ट लॉकडाउन में कहा था कि 15 मई के बाद एक भी कोरोना वायरस का पीड़ित इस देश में नहीं रहेगा। 3rd लॉकडाउन खत्म हो रहा है, 4th लॉकडाउन शुरू हो रहा है, 15 मई आ गया है और रोजाना मात्र दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में ही 400 से ऊपर कोरोना वायरस पीड़ित पाए जा रहे हैं और पूरे राज्य में पाए जा रहे हैं। यानी कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी वो झूठी निकली। प्रधानमंत्री जी का जो दावा था वो खत्म हो गया। शुरू में टेस्ट नहीं करवाए गए, नंबर को कम दिखाना था, क्योंकि विश्व में ये दिखाना था कि भारत देखिए लड़ रहा है, भारत में सबसे कम आंकड़े आ रहे हैं। कब तक छुपाते आप उन आंकड़ों को? कब तक? टेस्टिंग ना करके आपने उन आंकड़ों को छुपाकर एक झूठी तस्वीर देश विश्व के सामने अपनी वाहवाही के लिए रखी। लेकिन आज 80,000 से ऊपर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। उस समय टेस्टिंग नहीं होने दिया आपने। और आज भी अगर टेस्टिंग के मामले में पूछें तो आज भी 1 लाख लोगों में से मात्र 1,000 की टेस्टिंग हो रही है। आज भी एम्स के डायरेक्टर का मैं बार बार जिक्र कर रही हूं। और आज तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस ने भी चेतावनी दी है कि आप इस कोरोना वायरस को हल्के में ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जिस तरीके से सड़कों पर, जिस तरीके से लोग झुंड और भीड़ पे बिना किसी चीज की परवाह किए हुए कि मास्क नहीं है, सैनिटाइजर का, ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करें, भीड़ और झुंड में जा रहे हैं, आप महामारी की तरफ इस देश को धकेल रहे हैं। आज ICMR ने खुद कहा है, एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि पीक आना बाकी है। बहुत लोग सुन रहे हैं। मैं आप सभी से कहूंगी, अपने परिवार, अपने आसपास, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी को जागरूक करिए। मत निकलिए अभी भी, जब तक बहुत मजबूरी ना हो घर से मत निकलिएगा।
झुंड और भीड़ में बिल्कुल मत जाइएगा, मजबूरी में भी जाएं, अपने हाथों को लगातार धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और बिल्कुल अपना अपना बचाव आपके हाथ में है। मौत के आंकड़ों से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल, शर्म आती है, मौत के आंकड़े छुपा गए, नहीं बता रहे मौत के आंकड़े। लेकिन मैंने इससे पहले वाला लाइव अगर आप देखेंगे, दैनिक भास्कर की अखबार ने शमशान घाट में जाकर रजिस्टर चेक किए, वहां से पता लगा कि दिल्ली की सरकार जो 70 मौतें बता रही थी, वो मौतें 350-400 पार कर चुकी थी। और फिर कहा गया, अरे 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 अरे, मेरे लाइव के बाद मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, नहीं नहीं, हमें तो आंकड़े पीछे से नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा लगा कि इतनी मौतें हुई, इसलिए हमने उतनी बता दी। आपको 350 मौतें 70 लगी, लेकिन आपको 350 मौतें 500 मौतें क्यों नहीं लग रही थी? आप समझ रहे हैं? तो छुपाया जा रहा है आपसे। क्यों छुपाया जा रहा है? क्योंकि सरकारों के ऊपर उंगली उठती है। दारू के ठेके खोल दिए गए, भीड़ लगा दी गई। आज भी मैं एक और चीज कह रही हूं, पीयूष गोयल हमारे देश के रेल मंत्री हैं, झूठ बोला उन्होंने, शर्म आनी चाहिए आपको। ये तो अच्छी बात है, राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री सोए नहीं थे, उन्होंने रात को ट्वीट किया, पीयूष गोयल जी ने रात को ट्वीट किया, सोचा सो गए होंगे सब लोग, झूठ बोल के मैं सो जाता हूं और झूठ सुबह तक पूरा फैल जाएगा और लोग उसको सच मान लेंगे। पीयूष गोयल जी ने कहा कि राजस्थान की सरकार और दूसरी सरकारों के नाम लिए हम उनको कह रहे हैं कि आप हमसे ट्रेनें लीजिए और ट्रेनों से जो मजदूर हैं उन्हें अपने घरों पे भेजिए, लेकिन वो ट्रेन लेने से मना कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी जाग रहे थे क्योंकि वो जनता की सेवा में लगे हुए हैं। तुरंत पीयूष गोयल का ट्वीट देखा और उनको दोबारा जवाब पलट कर दिया, पीयूष गोयल जी मैं जाग रहा हूं और आपने जो ट्वीट किया है कि राज्य सरकारें मजदूरों को उनके राज्य तक पहुंचाने के लिए ट्रेन लेने से इंकार कर रही हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास आपकी तरफ से ऐसी कोई रिक्वेस्ट आई ही नहीं है कि आप हमें ट्रेनें देना चाह रहे हैं। उल्टा राजस्थान, छत्तीसगढ़, पौंडीचेरी, पंजाब की सरकारों ने लिखित में आपसे निवेदन किया हुआ है कि आप हमें ट्रेनें दें, लेकिन आप आनाकानी कर रहे हैं। आप क्यों आनाकानी कर रहे हैं? ये कर्नाटका में हमारे सामने आया, क्योंकि कर्नाटका में जब मजदूर भूख से बेरोजगार होकर अपने गांव के अपने घर की तरफ जा रहा था, तो कर्नाटका की भाजपा की सरकार ने क्या किया? बिल्डर लॉबी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बिल्डर लॉबी के दबाव में आ गई। उन्होंने कहा अगर कर्नाटका सरकार आप इनको सुविधाएं देकर यूं भेज देंगे अपने गृह राज्य वापस, तो ये प्रोजेक्ट कैसे पूरे होंगे? ये बिल्डर लॉबी चुनावी चंदा देती है मोटा, ध्यान रखिएगा। कर्नाटका की भाजपा सरकार ने तुरंत बिल्डर लॉबी की बात को माना और ट्रेन जो थी, जो बसें वहां से चलनी थी, उसे रद्द करना शुरू कर दिया। ये तो शोषण है, ये तो सरासर उस गरीब मजदूर का शोषण है जिसके पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, भुखमरी है, और उसको आप घर जाना चाहता है लेकिन आप उसे घर जाने की सुविधाएं नहीं देते और वो मजबूरन पैदल निकल पड़ता है। मध्य प्रदेश में सड़क हादसे में कितने लोगों ने जान गंवाई, रेल हादसा हो गया, लोग पटरी पे अपनी 17 लोगों ने जान गंवा दी। रोजाना हम देख रहे हैं कि माएं अपने कंधों पर, पिता अपने कंधों पर आंसू लेकर बच्चों को किस तरीके से आज भी सड़कों पर है। सुप्रीम कोर्ट वापस गए कुछ लोग, कहा सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट आपको भारत की मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने गुमराह किया है, आपको गलत कहा है कि सड़क पे कोई मजदूर नहीं है। आज भी सड़कों पर लाखों मजदूर पैदल अपने घर तक जाने को मजबूर हुए हैं। जवाब क्या था सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का जवाब था ये काम मेरा नहीं है। सही कह रहे हैं, ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ये सरकारों का काम है, ये काम सरकारों का है। और अब उनको भी लगने लग गया कि अब इन सबको रोक पाना मुश्किल है, अब आप नहीं रोक सकते हैं। पीयूष गोयल जी, रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है, किसी एक राज्य की उस पर नहीं चलती है। ये पूरी रेलवे लाइन, कहां से ट्रेन चले, कब चले, कितना रेवेन्यू, कितनी टिकट, कितना पैसा, ये सब आप तय करते। आज आप राज्य सरकारों के मोहताज कैसे हो गए कि राज्य सरकारें आपको ट्रेन चलाने से रोक सकती है, मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए रोक सकती हैं। बेनकाब कर्नाटका की भाजपा की सरकार ने आपको भी किया और वो खुद भी हुए जब बिल्डर लॉबी के दबाव में आकर उन्होंने मजदूरों को उनके घर में जाने के लिए जो बसें और जो ट्रेनें चलानी शुरू की थी उसे रोक कर किया। दबाव बना देश का और मजबूर होकर आपको वहां पर ये सब करना पड़ा। अभी तो कह रहे 30 जून तक सारी ट्रेनें बुक भी हो गई हैं, वेटिंग लिस्ट जा रही है, अब कोई बुकिंग नहीं होगी।
और कमाई भी बता रहे कि कितने करोड़ रुपया रेलवे को, कम से कम 40,000 करोड़ रुपया रेलवे को आ गया। कौन दे रहा है ये पैसा? क्या सरकार अपनी ही एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में ये पैसा डाल रही है, या मजदूरों से वो पैसा आज भी लिया जा रहा है, जिसे फ्री टिकट कहा जा रहा है, निःशुल्क टिकट इस गरीब के लिए कहा जा रहा है? मुझे नहीं मालूम। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर अभी चले जाइए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी अभी भी 7,000 लोगों की मजदूरों की लिस्ट उन्होंने बनाकर, जो हमारे कार्यालय में गरीब मजदूर आया था, उसे दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दिया था कि ये अपने घर जाना चाहते हैं, इन्हें ट्रेन की टिकट की सुविधा दी जाए और इनका जो है टिकट का पैसा भरा जाए। मुझे नहीं मालूम है। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी उन सभी मजदूरों को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में घर वापस जाने की रेल की टिकट बांट रहे हैं। टिकट पे पैसा लिखा हुआ है, टिकट रेल ने जारी किया है, पैसा रेल ले रहा है। 40,000 करोड़ रुपया इस दौर में, आपदा के दौर में, ये 20 लाख करोड़ कहां से है? पेट्रोल डीजल निचोड़ लीजिए, 20 लाख करोड़। वाह, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ दिया। ये नहीं पता है कि रेल की टिकट निःशुल्क नहीं है। 40,000 करोड़ आपने वहां से कमाया। पेट्रोल डीजल से करोड़ों रुपया आप टैक्स के तौर पर कमा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ओह गॉड, इतना बेवकूफ। मैं आपको साफ पता क्या हुआ है? एक आदमी को ब्रांड बनाया गया, उस ब्रांड के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया। आपको पता है कोई प्रोडक्ट जब टीवी में आता है तो उस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा विज्ञापन करके, उसकी मॉडलिंग करवाकर, उसका प्रचार करके उसे एक बड़ा ब्रांड बनाया जाता है कि लोगों को लगता है वाह यही अच्छा है और इसी को मुझे खरीदना चाहिए। यही किया गया देश के अंदर 2014 में। एक आदमी को ब्रांड बनाया गया, उसको ब्रांड करके उसकी मार्केटिंग की गई, उस पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया और जनता ने उस ब्रांड, उस मार्केटिंग में धोखे में आकर उस प्रोडक्ट को आज खरीद लिया। तो पता लगा कि वो तो उस तरीके का प्रोडक्ट निकला जैसे मिठाई के ऊपर चांदी का वो लगाया जाता है कवर, मिठाई के ऊपर आप देखते हैं, लेकिन जब मिठाई खाने लगते हैं तो अंदर से फंगस लगा होता है, पुरानी मिठाई होती है, जहरीली मिठाई होती है। ये उसी तरह का एक प्रोडक्ट है जो 2014 में एक ब्रांड मोदी, उस ब्रांड मोदी की मार्केटिंग की गई, उस पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया, उसे विज्ञापन की तरह परोसा गया और लोग उस धोखे में आ गए। और आज उस ब्रांड की हकीकत हम सबके सामने है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी, जितना पैसा उस ब्रांड को मार्केटिंग में खर्च किया गया, उतना ही ताकत और पैसा एक सच्ची छवि को झूठा साबित करके दबाने की कोशिश की गई। एक झूठ था जो सच दिखाने की कोशिश की गई, जो आज आपके सामने है, और एक सच था जिसे झूठ बताया गया। आज वही राहुल गांधी लगातार देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों से बात नहीं करते हैं। इनके प्रवक्ताओं से बात करो तो बोलते हैं हमारी अमेरिका में बात हो रही है, हमारी यूके में बात हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने डेनमार्क में बात की है, बिल उससे बात की है, बड़े बड़े उद्योग। लेकिन भारत के मजदूर किसान के साथ आपने देखा है इन्हें बात करते हुए, स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी के बाद ब्रांडेड चश्मे का। ये अब छोड़ दीजिए, कहाँ तक हम लोग जाएंगे। आप अगर कुछ प्रश्न करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी से कहूँगी, ये देश आपका है, ये देश मेरा है, ये देश हमारा है, ये लोग हमारे हैं। और ये लोग जो हैं आज सड़कों पर हैं, दर्द में हैं। इनकी तस्वीरें फेसबुक पे मैं देखती हूँ, मैं ट्विटर पे इतना रहती हूँ, लेकिन ट्विटर पे इतनी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, सच्चाई जो है वो जितनी फेसबुक पे लोग वीडियो डाल रहे हैं कि किस तरीके से लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक तो बहुत भयानक वीडियो किसी ने डाला है कि रात का समय है और दिन में जो हमारे मजदूर हैं अपने घरों की तरफ दिन में सफर नहीं कर रहे क्योंकि पुलिस उन्हें डंडे और लाठी मार रही है, इसलिए वो रात के अंधेरे में अपने परिवार को लेकर निकल रहे हैं। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहां भी वो जा रहे हैं, बीच में ऐसे रास्ते हैं जो सुनसान है और जंगल है। और एक जगह तो वीडियो ऐसा आया कि कुछ चंद मिनट पहले परिवार निकला था और उससे कुछ देर पहले शेर वहां से निकला था। ऐसा कोई वीडियो फेसबुक पे आ रहा है कि पुलिस के डंडे से उन्हें डर लगता है, इसलिए वो दिन में नहीं चल रहे हैं, लेकिन शेर की दहाड़ से उस मजदूर को डर नहीं लग रहा और वो रात के अंधेरे में किसी तरह भी अपने घर पहुंच जाना चाहता है।
मैं बात सिर्फ देश की कर रही हूँ, देश के मजदूर, किसान, बेरोजगारों की बात कर रही हूँ, देश की गिरती अर्थव्यवस्था और देश का कर्ज में डूबना, वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लेकर ऐसे समय पर लोगों को राहत देने का अगर कहीं से कोई सुझाव आए तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहूंगी कि आपको राजनीति से ऊपर उठकर एक बार उस सुझाव पे काम करते हुए करेंगे तो फायदा होगा। मेरा भी ये मानना है। आप खुद इस बात को सोचिए ना, अगर आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास काम धंधा नहीं है, आप बेकार हैं, घर पे बैठे हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन है, आपके पैसा खत्म हो चुका है, आपके पास राशन लाने को नहीं, आपका परिवार भूखे मर रहा है, तो उसी दौरान आपके बैंक में आपको पता लगता है किसी ने 7,500 रुपया डाल दिया है, क्या करेंगे आप? तुरंत निकालेंगे उस पैसे को, तुरंत जाएंगे बाजार, तुरंत आटा खरीदेंगे, दाल खरीदेंगे और अपने बच्चों की भूख को मिटा पाएंगे। ये होती है तुरंत आपदा के समय तुरंत मदद। लेकिन प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, देश की भाजपा सरकार वो नहीं कर रही है। वो कह रही है आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो 5 साल के बाद ये होगा और वो होगा, ऐसा होगा और वैसा होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, हमें आज के हालात के ऊपर भविष्य का निर्माण के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इतिहास में जाना से किसी का कोई फायदा नहीं होगा। इतिहास की गलतियों से जरूर हम सबको, आपको और मुझे सबक लेना है, सरकारों को भी सबक लेना। अगर पिछली की सरकारों से कोई गलतियां हुई हैं उससे आप सबक लीजिए। मनरेगा को देश के प्रधानमंत्री ने, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, गांव के गरीबों को 100 दिन का रोजगार देने की बात हुई थी। बहुत भद्दा तरीके से मजाक उड़ाया देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में उस मनरेगा का, और आज 14 करोड़ लोगों को मनरेगा में जो लगे हुए हैं वो सीधा उसी से इस आपदा के दौर में उन्हें लाभ मिल पा रहा है। आज पूरी सरकार उसी के सहारे गांव में और उन लोगों तक आगे बढ़ने के प्रयास कर रही है। अगर वो मनरेगा के तहत वो सब आधार जिसकी बुराई की गई, प्रधानमंत्री मोदी जी के वीडियो देखिएगा कि आधार हो, जीएसटी हो या फिर आपका मनरेगा जैसी योजनाओं का भद्दा मजाक करके उन्होंने ठाके लगा के कांग्रेस की सरकारों का मजाक उड़ाया था। लेकिन आज सबसे बड़ा है कि उन्हीं का लाभ आज इस आपदा में देश को मिल पा रहा है। कुछ लोग अभी भी कुछ बकवास कर रहे हैं, लेकिन उनको शायद अपनी जिंदगी का, समय की कीमत नहीं मालूम है कि ये समय कितना कीमती है। हम सब लोग का ये जिंदगी, ये जीवन जो भगवान ने दी कितना कीमती है। किसी को गाली दे देने से, कोई लिख रहा है सोनिया गांधी जी की हिंदी के बारे में, मैं माफी चाहूंगी। सोनिया जी इटली में पैदा हुई थी, आज लगभग 50 साल से भारत में है। हिंदी सीखी उन्होंने और हिंदी बोलती हैं, लेकिन उनकी हिंदी बोलने के ऊपर कोई कमेंट कर रहा है तो उन्हें कहिएगा आज भारत देश की वित्त मंत्री साउथ से आती है, निर्मला सीतारमण भारत की हैं, हिंदी देखिएगा माशाल्लाह। तो मैं इसीलिए कहूंगी इन चीजों में हम ना जाएं तो बेहतर होगा, हम इन चीजों में ना जाएं तो बेहतर होगा। व्यक्तिगत पर्सनल होने से किसी का कोई लाभ नहीं है। गाली गलोच कर लीजिए, एक दूसरे को नीचा दिखा लीजिए, एक दूसरे को जलील कर लीजिए, कुछ हासिल नहीं होगा। आप अपनी कीमती समय और जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मुझे मालूम है 2 विचार के लोग हैं, एक गांधी और एक गोडसे की विचारधारा वाले लोग हैं। 2 विचारधाराओं से ये भारत आपस में वो विचार टकराते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि आपको लड़ना क्यों है? आप जिस विचारधारा में यकीन करते हैं आप उसके मुताबिक काम करिए। हम गांधी की विचारधारा वाले, हम गांधी के विचार से आगे बढ़ेंगे। मुझे मालूम है कि अगर गांधी के विचारों वालों ने घरों में बैठ ना गए होते तो गोडसेवादी विचारधारा का राज इस देश में ना होता। मैं मान रही हूँ कमी हमारी थी, कमी गांधी की सोच रखने वाली थी कि उनको ये लगा कि इस देश में गोडसेवादी सोच कभी हावी नहीं होगी, और हम गांधीवादी सोच को का जो प्रचार प्रसार करना था, जो लोगों तक पहुंचाना था, वो कहीं ना कहीं हम बैठ गए, जिससे गोडसेवादी सोच जीत गई। लेकिन आज ये सब हालात देखते हुए, पहले नोटबंदी में हम लोगों ने लोगों को, गरीब को लाइनों में मरते हुए देखा, आज तालेबंदी से, नोटबंदी से लेकर तालेबंदी तक हम देख रहे हैं कि आज क्या हालात हैं। तो मैं आप सभी से
1,500 करीब लोग लगातार सुन रहे हैं। मैं पहले कह चुकी थी मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आपसे बात करूंगी, पर पता नहीं मन हल्का होता है आप लोगों से बात करके, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने देश के लोगों से बात कर रही हूँ। जितनी मैं चिंतित हूँ, शायद उससे कितने अधिक चिंतित हम मेरे देश के लोग होंगे, इस देश को लेकर, इस मजदूर को लेकर, किसान को लेकर। सड़कों में हजारों लोगों को पैरों में छाले, भूख से मरते हुए, गर्भवती महिलाएं दम तोड़ते हुए रास्ते में, बच्चे मध्य प्रदेश में सड़क हादसा, रेल हादसे में जान गंवाते हुए, ये सब सच्चाई आप देख रहे हैं। कितना सच बोला, कितना झूठ बोल रही हूं। उम्मीद किससे करें? जो आज सत्ता में बैठा है उसी से तो मांगेंगे मेरे भाई। जो सत्ता में बैठा है, जिसके पास सारे संसाधन है, जिसके पास देश का टैक्स का पैसा है, जिसे फैसले लेने हैं, उससे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो आप सभी से मैं विदा लेती हूं और फिर जाते जाते सिर्फ एक ही शब्द कहूंगी, खुद सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, इस कोरोना वायरस को हल्के में मत लीजिए। अभी पीक आना बाकी है, ये आंकड़े बहुत बढ़ सकते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने आसपास किसी गरीब, मजदूर, भूखे को देखें तो अपना खाना उसके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपको बहुत सुकून मिलेगा और रात को बहुत अच्छी नींद भी आएगी, ये सोचकर कि मैंने अपना योगदान इस आपदा के समय में भी इस देश के लिए किया है। उससे बड़ा